हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लास्ट लेक्चर, यूँ कह लिया जाए लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर ये नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमको कुछ और लेक्चर देना पड़ेगा। तो आज हम लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। हम ये जो चैप्टर बता रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बेसिकली हम बना रहे हैं डीडीओ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल है। जो लोग कंपटीशन की अभी तैयारी कर रहे होंगे, टीजीटी, पीजीटी या अन्य तमाम प्लेसेस पे जो आते हैं, अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उन सारे क्वेश्चंस का ट्रिक इसमें शामिल है कि कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन को हम ट्रिकी मेथड से सॉल्व करें। तो सबसे पहले अगर हम मैट्रिसेस की शुरुआत कर रहे हैं तो मैट्रिसेस का शुरुआत करते समय पहले तो हमको फंडामेंटल ऑफ मैट्रिसेस बताना पड़ेगा। एक बात हम साफ कर देते हैं कि जितना क्लास में मैट्रिसेस बताया जाता है और जिस ढंग से इसको प्रेजेंट किया जाता है उतना समय नहीं है, क्योंकि आपका परीक्षा बेहद करीब है। हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी तेज़ी से इसकी डेफिनीशंस को, जो फंडामेंटल डेफिनीशंस आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े हैं, कुछ लोग क्लास में भी पढ़े होंगे, हम उसको थोड़ी तेज़ी से एक बार आपको रिवाइज कराते हुए सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। और जब हम क्वेश्चन पर आएंगे तो आपको तमाम सारा छोटा ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आप एमसीक्यू क्वेश्चन को आसानी से मैट्रिसेस का सॉल्व कर पाएंगे। और जिस क्वेश्चन में कोई नया शब्द आएगा जो आप शायद नहीं कभी सुने होंगे तो हम उसका पहले मीनिंग बताएंगे, फिर उसका यूज कैसे करते हैं और उसका कैसे एप्लीकेशन लेंगे। इन सारी बातों का चर्चा करते हुए हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को, कि जैसे कि मैट्रिसेस क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं, इंटरमीडिएट से ही आप सभी लोग मैट्रिक्स को पढ़ते आ रहे हैं कि एक जो होता है कि रेक्टेंगुलर एरे में, रेक्टेंगुलर कभी कभी स्क्वायर एरे भी होता है, जो भी नंबर्स हैं उनके अरेंजमेंट को बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप सबको नॉलेज है, नंबर्स कहाँ के मेंबर होते हैं, फील्ड के होते हैं, ये सब कुछ आप जानते हैं। तो मैट्रिसेस सभी लोग देख चुके हैं, ऐसा है नहीं कि कोई पहली बार मैट्रिक्स देखने जा रहा है। तो सबको मालूम है कि मैट्रिसेस को इन जनरल हम लोग इस तरह से रो और कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, नंबर्स को, जो नंबर्स होते हैं वो फील्ड के एलिमेंट होते हैं। फिर कह रहा है कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो जीरो हों, मतलब कोई भी एलिमेंट जीरो के सिवाय और कुछ ना हो, चाहे जितने क्रॉस जितने का भी हो, जितने भी एलिमेंट इसके अंदर हो सब जीरो जीरो हो, ऐसे मैट्रिसेस को नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग मैट्रिक्स को बनाते हैं तो इसमें दो तरह की संभावनाएं हैं। एक तो नंबर ऑफ रो, देखिए जो एंट्री मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखी हुई है समथिंग, मान लीजिए हमने 3x3 का ही मैट्रिक्स बना दिया, तो ये जो एंट्री लिखी रहती है रो वाइज, ये आपका रो है। टोटल कितने रो हैं? 3 हैं, और ये तीनों क्या है? कॉलम है। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वह होता है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो। फिर अगला टर्म क्या है? अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स वह होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। अगर किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो तब क्या नाम होगा? तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आप सभी लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? हम आपको बताते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। एक्चुअली ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही प्रॉपर्टी है। मतलब हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कभी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। हमेशा जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात की जाएगी तो आप समझ लीजिएगा मैट्रिक्स कैसा रहा होगा? स्क्वायर, अर्थात उसमें रो और कॉलम कैसे रहे होंगे? बराबर। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है, देखिए जब ये मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तो इसकी जो इस पे जो एंट्रीज होती हैं यहाँ पे ऐसे बनी हुई, ठीक है। पहली बात, ये जो आपको दिख रहा है डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। आप कभी भूल करके इधर वाले एंट्री को प्रिंसिपल डायगोनल मत कहिएगा। ठीक है। तो ये सारी एंट्री क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल है और इसमें रहने वाले जितने भी एंट्री लिखे होंगे उन सारे एंट्री को बोला जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। ठीक है। अच्छा, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के
बाकी इधर उधर जो भी एलिमेंट लिखे रहेंगे वो सब के सब कैसे हो, जीरो। ध्यान दीजिएगा, जब डायगोनल मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि डायगोनल के एंट्री को छोड़कर बाकी सारी की सारी जो एंट्रीज हैं वो जीरो होनी चाहिए। ऐसा बोलते समय हम डायगोनल के ऊपर कुछ नहीं बोले हैं, इसकी एंट्री कैसी होंगी डायगोनल की हम कुछ नहीं कहे हैं, बस ये कहे हैं कि इस डायगोनल को छोड़ के बाकी इधर उधर की सारी एंट्री क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब आप कहेंगे अच्छा सर तो ये डायगोनल की एंट्री क्या होनी चाहिए? डायगोनल की एंट्री जो मन करे वो रहे, सब जीरो जीरो हो जाए हमें नहीं फर्क पड़ेगा, कोई 1 हो जाए, कोई 2 हो जाए, कोई 3 हो जाए, कुछ जीरो हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम डायगोनल पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारा जो मेन एम है वो बस यह है कि डायगोनल मैट्रिक्स देखना है तो बस ये देखना है कि इस डायगोनल के सिवाय और कहीं कोई एंट्री इधर उधर ना लिखी हो। डायगोनल पे चाहे जो मन करे वो लिखा हो, जो मन करे वो एंट्री लिखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसमें डायगोनल के सिवाय सारी एंट्रीज जीरो। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे मान लिया कि कोई एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, और पहली बात ध्यान दीजिएगा, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक प्रॉपर्टी होती है। मतलब पहली बात कि यहाँ पे केवल कैसे एंट्री होंगे, यही डायगोनल वाले, और इसके सिवाय वाले सारे के सारे, ऊपर के सारे और नीचे के सारे टर्म जीरो होंगे। स्केलर में भी सारे टर्म जीरो होते हैं, बस कौन सा टर्म बचा होता है, डायगोनल का। लेकिन एक शर्त होती है, क्या शर्त होती है कि डायगोनल पे जितने भी एंट्री लिखे रहते हैं, जैसे मान लीजिए 10 लिखा है तो ये भी 10 लिखा होगा, 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 ये भी 10 लिखा होगा। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एंट्रीज अगर एक जैसे लिखे हों, मतलब एक ही नंबर के द्वारा लिखे हुए हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गए बात? तो हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये कोई मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 2 एंड 2। डायगोनल पे सारी एंट्रीज कितनी हैं, 2 2 एंड 2 हैं, और बाकी जितने भी एंट्रीज हैं सपोज कर लिया वो सब की सब कैसी हैं, बाकी सारी की सारी एंट्रीज अगर कैसी हैं, जीरो हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आपका मैट्रिक्स है ये भी आपका कैसा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। बाकी की जो भी एंट्रीज हैं वो सब की सब कैसी हैं, जीरो हैं। ठीक है, बाकी की सारी एंट्री जीरो हैं, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल तो होगा ही होगा, साथ में स्केलर इसलिए होगा क्योंकि सारी एंट्रीज क्या हैं, सेम हैं। ऐसे जैसे कि आप लोग यूनिट मैट्रिक्स जानते हैं ना, आइडेंटिटी वाला, जैसे जिसके एलिमेंट होते हैं ऐसे 1 0 0 0 1 0, इसमें भी देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते साथ ही साथ एक और ख़ास बात है कि डायगोनल की सारी एंट्रीज क्या है, सेम है, इसीलिए ये भी स्केलर मैट्रिक्स, अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स होता है। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की सारी एंट्रीज कैसी हो, सेम हो। ठीक है, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, अभी हमने बताया। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की सारी एंट्रीज क्या हों, जिसके डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 हो और बाकी सारे एंट्री क्या हों, 0 हों। या दूसरे शब्दों में कहिए तो एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 हों। ठीक, अच्छा, रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बस केवल एक ही रो हो, कॉलम चाहे जितने भी हों, इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम क्या होता है? एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो है कॉलम केवल एक हो और रो की संख्या चाहे कुछ भी हो, मतलब कॉलम बस एक ही लिखा हो, कहने का मतलब बस एक ही कॉलम में एंट्रीज लिखे हों, रो की संख्या से फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इक्वल मैट्रिसेस कब होती हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी दो मैट्रिसेस को आपस में इक्वल तब कहते हैं जब नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों में बराबर हो जाएं, और पहली बात दोनों के नंबर, जैसे इसमें अगर 10 रो है तो इसमें भी 10 रो रहे, इसमें अगर 5 कॉलम है तो इसमें भी 5 कॉलम रहे, मतलब दो मैट्रिसेस इक्वल तब कही जाती है जब उसमें रो और कॉलम बराबर हो। दूसरी बात, यहाँ पे जो एंट्री लिखी है पहली पोजीशन पे वही एंट्री यहाँ भी लिखी हो, जो एंट्री यहाँ लिखी हो वही एंट्री यहाँ भी लिखी हो, जो एंट्री यहाँ लिखी हो वही एंट्री यहाँ लिखी हो, मतलब करस्पॉन्डिंग जितनी भी एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल हों। तो इक्वल मैट्रिक्स होने के दो शर्त होते हैं,
पहली बात, दोनों में नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, और दूसरी बात कि यहाँ पे जो एंट्री लिखा हुआ है यहाँ भी हो, जो यहाँ पे एंट्री लिखा हुआ है यहाँ पर भी हो, मतलब करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। सम और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस आप सभी लोग जानते हैं कि दो मैट्रिसेस को आपस में जोड़ा या घटाया तभी जाता है जब वो दोनों के दोनों कैसे हों, जब वो दोनों के दोनों सेम टाइप के हों, अदरवाइज आप उनको आपस में सम या डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। तो टू मैट्रिसेस को सम और डिफरेंस आप तभी कर पाएंगे जब दोनों के दोनों सेम टाइप के रहेंगे, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके जस्ट बाद आपने देखा होगा कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इंटरमीडिएट में पढ़े हैं। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एक मैट्रिक्स आपके पास ए है और सपोज कर लिए कि ये जो मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n की है, और एक दूसरी मैट्रिक्स है। m क्रॉस n होने का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि पहली एंट्री बताती है रो की संख्या और दूसरी एंट्री बताती है कॉलम्स की संख्या। एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसका नाम है p क्रॉस q। p क्रॉस q का मतलब ये है कि इसमें p रो है और q कॉलम है। आप सभी लोग जानते हैं कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी हम लोग बनाते हैं, और ए और बी तभी एग्जिस्ट करता है जब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ नंबर ऑफ रो दोनों बराबर हो। मतलब पहले वाले में कॉलम की संख्या उतनी हो जितना कि दूसरे वाले में रो की संख्या हो। ठीक है, मतलब n इक्वल टू अगर p होगा तभी आपका ए बी एग्जिस्ट करेगा। समझ गए। देखिए ए बी को एग्जिस्ट करना मतलब ए का बी में मल्टीप्लाई हो पाना, इसको हम लोग कंफर्टेबल कहते हैं। कहा जाता है कि दो मैट्रिसेस से और भी कंफर्टेबल तब होंगी जब इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। सोचो कि दोनों का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे में नंबर ऑफ रो बराबर होगा। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछेगा चार मैट्रिक्स देकर के, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंफर्टेबल्स। तो कंफर्टेबल होने के लिए ये बात होनी चाहिए कि इसमें कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या आपस में कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एग्जाम में इस बात को ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसमें कुछ रो होंगे कुछ कॉलम होंगे। आप क्या करिए, ट्रांसपोज, जैसे मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम अगर ए है, कैपिटल ए है, तो ट्रांसपोज को आप सभी लोग जानते हैं कि तमाम सारे राइटर्स ट्रांसपोज को ए की पावर ऐसे टी लिख देते हैं और कुछ किताब वाले ऐसे भी लिखते हैं, ए डैश लिख देते हैं। और ट्रांसपोज का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हैं। मेरी सलाह होगी कि आप लोग एक बार इंटरमीडिएट का एनसीईआरटी या आरडी शर्मा जिस किसी किताब से आप इंटरमीडिएट में पढ़े हैं एक बार जरूर रिपीट कर लेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। नेक्स्ट देखिए है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी आप लोगों ने पढ़ा है। अभी हम जब इसका दूसरा लेक्चर बनाएंगे तो उसमें हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है। ठीक है, तो हम दूसरे में इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब जरा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़े हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मान लिया कि a प्लस आई बी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता था? इसका कॉन्जुगेट होता था a माइनस आई बी, यही ना होता था इसका कॉन्जुगेट। तो मान लिया कि यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स दी है, जैसे सपोज कर लिया कि यहाँ पे 2 + 3i दिया हुआ है। ठीक है, समथिंग यहाँ पे मान लिया कि कुछ समथिंग 3 दिया है, सपोज कर लिया यहाँ पे i दिया है, यहाँ पे 1 - i दिया है। अगर आपसे कहे कि इस मैट्रिक्स का आप कंजुगेट बताइए, तो कंजुगेट को हम लोग लिखते ऐसे हैं, ए के ऊपर हम लोग ऐसे बार लगा देंगे, एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें होगा क्या, जहाँ जहाँ यहाँ पे आई दिख रहा है उसी के पहले माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 2 - 3i, ये बन जाएगा -i, ये बन जाएगा 1 + i। यहाँ पर i है ही नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी इस तरह से, उसी को कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोलेंगे इस पुराने वाले का। ठीक है, एक टर्म है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसका हम एमसीक्यू सॉल्व करते समय खूब यूज करेंगे ट्रेस के बारे में। ट्रेस क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? जैसे सपोज कर लिया कि हमने कोई भी एक मैट्रिक्स बनाया, इसके डायगोनल पे ऐसे कुछ एंट्री लिखी होंगी, है ना। डायगोनल की केवल एंट्री की बात हम करेंगे। डायगोनल पे जितनी एंट्री लिखी आप सबको जोड़ दीजिए, आपस में सबका क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। जब इन सबका आपस में आप सम कर देंगे ना तो एक नंबर आएगा, तो जो नंबर आएगा उसी को हम लोग ट्रेस कहेंगे मैट्रिक्स का। समझ गए। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस निकालना है तो क्या करोगे, डायगोनल में पहली एंट्री क्या लिखी है 2 + 3i, दूसरी क्या लिखी है 1 - i, तो इसका ट्रेस क्या होगा, 2 1 3 हो गया, तो इसका ट्रेस होगा आपका 3, और 3i जब जोड़ेंगे -i तो हो जाएगा 2i, तो इसका ट्रेस क्या होगा
3+2i। ऐसे ही कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, बस केवल डायगोनल एंट्री को आपस में जोड़ दो, क्या निकल जाएगा आपका, ट्रेस निकल जाएगा। समझ गए बात। तो ट्रेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ट्रेस मतलब डायगोनल पे जितनी एंट्री है उन्हीं को आपस में जोड़ देना होता है। समझ गए बात। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं मैट्रिक्स पढ़ते समय कि मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट भी निकालना जानते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इस तरह का सिंबल बना के। तोड़ना सबको आता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, आप ये भी जानते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पर आंसर 0 आ गया तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर कहते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट निकालने पर आंसर नॉन 0 आया तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया है तो इसमें कुछ रो कुछ कॉलम होंगे। भाई मान लिया इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए है, ठीक है। आप क्या करिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज हम ए के पावर टी लिख रहे हैं, एग्जाम में हो सकता है ए डैश लिखा रहे, ठीक है। और ए का ट्रांसपोज करने पर दोबारा आंसर अगर ए आ जाए, मतलब इस एक मैट्रिक्स दिया रहे, इसमें रो और कॉलम को बदलने पर दोबारा वही आ जाए, तो हम कहेंगे एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा। आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े हैं। और अगर कोई मैट्रिक्स लग बाई चांस आपको ऐसी मिल जाए कि जिसका ट्रांसपोज निकालने पर, अर्थात रो और कॉलम को बदलने पर आंसर आपका माइनस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आ जाए, माइनस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आ जाए, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। हम लोग कब किसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन कहते हैं, तो हर्मिशियन क्या होता है जरा देखिए। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, मान लिया कोई भी मैट्रिक्स आपका दिया रहेगा, इसकी एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, मतलब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हर प्लेस पे लिखा हो सकता है, रियल भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन इन जनरल कॉम्प्लेक्स एंट्री के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो हर्मिशियन होता क्या है, पहले देखिए। हम लोग कहते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन तब होता है जब हम लोग कैलकुलेट करें ए थीटा, ए के पावर थीटा, और आंसर ए आ जाए। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये ए के पावर थीटा क्या है, तो हम पहली बार देख रहे हैं। ए के पावर थीटा का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई मैट्रिक्स आपके पास दी है ना, तो पहले इसका कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट निकालना भी बताया है ना, कि जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स एंट्री दिखेंगी उसमें आई को माइनस आई से बदल देना होगा, ठीक है ना। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर आप क्या करना, इसका ट्रांसपोज निकाल देना। इसका क्या निकाल देना, ट्रांसपोज। जब ये पूरा निकाल देंगे तो इसी को हम लोग ए थीटा कहते हैं। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है उसका कॉन्जुगेट निकालिए, फिर आप जो है क्या निकालिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए थीटा। और इतना निकालने के बाद अगर आंसर दोबारा वही वाली मैट्रिक्स आ जाए, है ना, ए थीटा निकालने पर, हमेशा तो होगा नहीं, लेकिन कुछ मैट्रिसेस ऐसी होंगी कि जिनका दोबारा से कैलकुलेट करने पर आंसर अगर ए ही आ जाए, तो हम लोग ऐसे केस में कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या होगी, हर्मिशियन होगी। समझ गया ना। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसका कॉन्जुगेट निकालने के बाद ट्रांसपोज निकाला जाए, फिर आंसर वही आ जाए। अच्छा, आप लोगों में से हो सकता है कोई भूल जाए, कहे कि सर हम तो जो है पहले ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो क्या इसको नहीं कहेंगे ए थीटा, इसको भी कहेंगे ए थीटा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि कोई अगर मैट्रिक्स है तो उसका चाहे आप पहले ट्रांसपोज निकालिए फिर कॉन्जुगेट निकालिए, या ये बात समझ पा रहे हो, पहले क्या करो, ये ट्रांसपोज निकालने का मतलब रो कॉलम बदल दो तो नए मैट्रिक्स मिल जाएगी, फिर उसका कंजुगेट निकालो, तो आंसर वही आएगा जो पहले कंजुगेट निकाल के ट्रांसपोज निकालने पर आएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि ए के ट्रांसपोज का आप कंजुगेट निकालोगे तो आंसर वही आएगा जो ए का कंजुगेट निकाल करके ट्रांसपोज निकालने पर आएगा। तो ये भी 4 ऑप्शन में कभी दे सकता है कि क्या ये दोनों बराबर होती हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे बराबर होती है। कहने का मतलब जो ट्रांसपोज और कंजुगेट है आपस में कम्यूट करता है, एक दूसरे को बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यह होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके लिए आप ए थीटा निकालिए। अब ए थीटा आप समझ गए हैं, ए थीटा मतलब कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज निकालिए और आंसर दोबारा से वही मैट्रिक्स से आ जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्मिशियन कहते हैं। समझ गए। स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का
ए थीटा निकालिए और ए थीटा निकालने पर आपका आंसर माइनस से आ जाए तो हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं। आप देख रहे होंगे बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था। यहाँ ट्रांसपोज निकालते थे और यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ए के पावर थीटा निकाल रहे हैं। समझ में आया इतनी बात? तो आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है आर्थोगोनल मैट्रिसेस। हम लोग किसी मैट्रिक्स को आर्थोगोनल कब कहते हैं, जब आएगा इस पे न्यूमेरिकल तो हम आपको डायरेक्ट जो ऑप्शन देख करके भी बता देंगे कि आर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाय डेफिनेशन भी आप आसानी से चेक कर पाएंगे आर्थोगोनल। तो पहले तो आप ये जानिए कि आर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। कोई भी मैट्रिक्स आपके सामने दे दे और क्या चेक करो आर्थोगोनल होगा कि नहीं, तो पहला काम ये करना कि उसका ट्रांसपोज निकाल देना। ठीक है, फिर क्या करना, ए को इसके ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ए को इसके ट्रांसपोज में क्या करना, मल्टीप्लाई। और अगर मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आइडेंटिटी आ गया तो ऐसे केस में आप कहिएगा कि आपका ए जो होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, आर्थोगोनल होगा। समझ गए? मतलब आप क्या करिएगा, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका ट्रांसपोज निकालिएगा, उसी में मल्टीप्लाई करिएगा और आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान आप जानते हैं, जिसके डायगोनल की एंट्री 1 1 1 हो, बाकी सारी एंट्री 0 हो, तो हम लोग कहेंगे ए जो होगा आपका कैसा होगा, आइडेम्पोटेंट होगा, सॉरी आर्थोगोनल होगा। अभी हम आर्थोगोनल बता रहे हैं। ठीक है, तो आर्थोगोनल समझ गए। अच्छा, यूनिटरी क्या होता है? यूनिटरी मैट्रिक्स जो होता है बिल्कुल इसी आर्थोगोनल से ही जुड़ा होता है। मतलब इसमें जैसे यहाँ पे आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो ना, बस होता क्या है कि अगर मान लिया कि कोई मैट्रिक्स दिया है ए, आपने क्या किया, जब मैट्रिक्स दिया है तो उसके लिए आपने पहले ए थीटा निकाल लिया। ए थीटा मतलब समझ पा रहे हैं, ए थीटा मतलब ये हुआ कि कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज। और आपने क्या किया कि ए का जब ए थीटा में मल्टीप्लाई किया, अगर आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो हम कहेंगे कि आपका जो मैट्रिक्स हो यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी क्या होता है, जब ए को ए थीटा में मल्टीप्लाई करने पर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो जानते हैं अगर एग्जाम में कोई मैट्रिक्स दे दे और 4 ऑप्शन में पूछे कि यूनिटरी होगा कि आर्थोगोनल होगा, तो आप क्या करिएगा, प्रॉपर्टी जानते रहिएगा। मल्टीप्लाई करने तो सबको आता ही है ना, तो चेक आसानी से कर लेंगे। जिसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी देगा ए इंटू ए थीटा, वही क्या होगा, यूनिटरी होगा। ऐसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेम्पोटेंट देखिए बहुत ही आसान सा होता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, आप उसका स्क्वायर करिए और स्क्वायर करने पर अगर दोबारा से फिर वही वाली मैट्रिक्स आ जाए। स्क्वायर करने का मतलब ये हुआ कि ए का ए में ही मल्टीप्लाई करना, मतलब किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिए और आंसर फिर वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट कहते हैं। सारे मैट्रिक्स ऐसा हरकत नहीं करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं कि जिनका स्क्वायर करने पर दोबारा वही आ जाता है और जिनका स्क्वायर करने पर दोबारा वही आ जाता है। ऐसे मैट्रिसेस को आइडेम्पोटेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका अभी हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो उसी समय बताएंगे। आप बाय डेफिनेशन बस इतना जान लीजिए कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स की जो संख्या होती है किसी मैट्रिसेस में, वही उसका रैंक होता है। निकालने का तरीका क्वेश्चन लगाते समय बताएंगे। ठीक है, तो आप इस फंडामेंटल लेक्चर को देखिए। हम इसके जस्ट बाद आपको क्वेश्चन का सेट बना करके इस पे हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं। आप लोग उस न्यूमेरिकल को देखेंगे तो कुछ ज़्यादा आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल लेक्चर को पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, इंटरमीडिएट की बुक भी थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि आप पूरा मैट्रिसेस एक बार रिवाइज कर सकें। ठीक है।